बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की बदलती और बिगड़ती सूरत हाल और पेशकदमी जारी है तालिबान की जानिब से, और अब तो उन्होंने काबुल का रुख भी करने की ठान ली है और काबुल की तरफ वो आ भी रहे हैं। और जो अफ़गानिस्तान हुकूमत है वो परेशानी का शिकार है। और जो साबिक़ सदर अशरफ गनी की मुलाकात हुई है साबिक़ सदर हामिद करज़ई साहब से, और उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से रिट कायम करें, अफ़गानिस्तान हुकूमत किस तरह से कायम रहे। जबकि उधर से अमरीकी सदर बाइडन है, उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत को तालिबान के साथ मुआहिदा करना होगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान हुकूमत को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना होगा। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं, ईरान की तरफ से भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि मामलात सुलझ जाएं, और पाकिस्तान और जो दीगर ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि इस बिगड़ती सूरत हाल से किस तरह से निपटा जाए और मज़ीद क्या कोशिशें और काविशें करनी चाहिए। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि बगराम एयर बेस के हवाले से भी अमेरिका ने ये बात कही है कि हमने पहले ही अफगानिस्तान हुकूमत को इन्फॉर्म कर दिया था। उन्होंने बार बार हम पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि बताए बगैर चले गए और ये अफगानिस्तान हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम उन्हें बता कर गए हैं। ऐसा कतन नहीं है कि हम रात की तारीकी में वहाँ से निकले हैं तो उन्हें बता कर नहीं गए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। शीरी मज़ारी साहिबा के बयान पर बात करेंगे, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर अड्डे नहीं दिए हमने तो हमें बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने एब्सोल्युटली नॉट की बात की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे ही नहीं। मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि हमसे उन्होंने अड्डे मांगे हैं और अड्डे मांगे ही नहीं हैं, और इधर से ये कह रही हैं कि बैनुल अक़वामी जो है दबाव का सामना करना पड़ सकता है। और कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं, और जो आजकल जिनसी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और घरेलू तशद्दुद के पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमा है उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनकी जानिब बढ़ूंगा और उनसे जानूंगा। सर, बैरिस्टर साहब, अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी है काबुल की तरफ, कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं अफगान हुकूमत के लिए? पहले तो उन्होंने बहुत से अजला पर कब्जा किया, लेकिन अब वो काबुल भी चढ़ पड़े हैं। ऐसा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन सच अ वाइटल इशू। देखें, मौजूदा दौर के अंदर सबसे ज़बरदस्त पॉलिसी जो प्रिवेल करेगी वो निगोसिएशन की, कंसीलिएशन की और आर्बिट्रेशन की। चूँकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने माजी में जो नुकसानात वहाँ पे उठाए हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी समझ गई है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस चीज़ का इदराक कर चुकी है कि ये पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करने से उनको जो लॉसेस और जो डिस्पर्ज उनकी इकॉनमी, उनका सिस्टम, उनकी सरजमी हुई है, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो नुकसान है पूरी कौम का है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अफ़गान जितने भी तालिबान हैं या अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन की भी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जब तक इनके आपस के मामला जो है विद नेगोशिएशन हल नहीं होंगे, अल्टीमेटली जंग तो कभी किसी मसले का हल नहीं रही, हम्म। बल्कि जो तीसरी जंग अजीम थी जिसे कोल्ड वार का नाम दिया गया था, वो तो जंग ही धमकियों पे मुसल्लत की जाती सही। थी, वो तो जंग ही। बैरिस्टर साहब, इस हवाले से तो पेशरफ्त भी हुई, ईरान की जानिब से पेशरफ्त हुई है और मीटिंग भी हुई। ईरान ने जो है मेज़बानी की, तेहरान में मेज़बानी की गई अफगान तालिबान और जो अफगान हुकूमत है उनके नुमाइंदों के दरमियान। तो इस पेशरफ्त को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है। पाकिस्तान हमेशा से तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है और मुस्लिम ममालिक को जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जहाँ तक इराक की बात है, जहाँ तक ईरान की बात है, ये सऊदी अरब, मैं समझता हूँ कि इन ममालिक को भी मुस्लिम ममालिक के मफादात के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, इनकी पुष्टपनाही करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हमारे भाई मुस्लिम उम्मा को ज़रूरत पड़ेगी, इराक हो, ईरान हो, इन तमाम ममालिक को बड़ा अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है, चूँकि उनका जो वाइटल और पिवटल रोल है, इस ज़िम्मन में अगर देखा जाए और वहाँ से अफ़गान तालिबान के दरमियान और ये अफ़गान हुकूमत के दरमियान अगर मुफ़ाहमत हो जाए, तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा क्रेडिट जो है, ये पाकिस्तान को भी जाएगा, ये इराक को भी जाएगा। तो जहाँ तक इनके किरदार का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हंदा पेशानी से, जाँ पहचानी से इसके अंदर अपना किरदार अदा करे, तो अल्टीमेटली इसके अंदर ये तमाम की तमाम जो प्रोसीडिंग है वो बड़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं।
सही, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग फ्रूटफुल साबित हो सकती है, थोड़ी सी बात बगराम एयर बेस के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि कल भी मीटिंग हुई और साबिक सदर हामिद करजई साहब से भी मीटिंग रही है, अशरफ गनी साहब की। उन्होंने कहा कि रेट कायम कैसा करें, लेकिन बगराम एयर बेस पर खसूसी तौर पर बात करेंगे कि अफगानिस्तान हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और अमरीका ने कहा कि हम तो आपको बता कर गए हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अफगान सूरत हाल के ऊपर बात हो रही थी, तो बैरिस्टर साहब बगराम एयरबेस के हवाले से बात करेंगे। जो अफगान हुकूमत है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और गिले शिकवे भी किए कि हमें बताए बगैर अमरीका बगराम से चला गया, और अब जो है तालिबान की तरफ से भी जारियत जारी है। लेकिन अमरीका ने कहा कि हम आपको बता के गए हैं, हमने आपके साथ किसी किस्म की दगा नहीं की और रात की तारीकी में ये नहीं किया कि हम आपको बताए बगैर वहाँ से निकल जाएँ, और आप सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद। देखिए असल मेरा इस हवाले से जो प्रोस्पेक्टिव है, मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के अमेरिका को इस खित्ते के अंदर अपनी फौजें भेजने और यहाँ पे रखने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा है। इनकी इकॉनमी डिस्पर्ज हुई है, उनको दीगर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, और अभी ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो कि वहाँ पे अपने फौजी रखना, उनकी इमदाद करना, उन पर नज़र रखना, ऑल हैज़ बीन प्रूव फुटाइल। चूँकि अभी इस खित्ते के अंदर जो आज से 15 या 20 साल पहले की सूरत हाल थी, जिसमें दहशतगर्दी थी, वॉर एंड टेरर की सिचुएशन थी, दैट हैज़ बीन मिनिमाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका हो तो या कोई भी स्टेट हो, ऐसी सूरत हाल के अंदर दुनिया की ताकतवर रियासतें भी, जब आपको जारजियत का, बर्बरियत का, या ग्रेशन का, या वॉर एंड टेरर का सामना ही ना हो, तो आप अपनी इकोनॉमी से इतनी बड़ी रकम क्यों अपने फौजियों पे या इंस्पेक्टर्स पे सर्व करें और उनको किसी दूसरे स्टेट के अंदर जो है वहां पे रखे कि आप वहां पे अपनी सर्विसेज रेंडर करें। तो अमेरिका की ये जो नजरिया जरूरत के मुताबिक और अंडर द प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत यहाँ से निकल जाना ही समझदारी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अफवार या माल डिफरेंट गवर्नमेंट्स और डिफरेंट और इसके पीछे रियासत इसके पीछे अवामी दबाव भी कार फरमा है, बिल्कुल अमरीकी इसी अवामी तरह दबाव। बिल्कुल इसी तरह, चूंकि ये गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज थी, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वहां पे, या उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, इन दोनों की, ओबामा से लेकर ये ट्रम्प तक की जो पॉलिसीज थी, उनके अंदर भी जो अफगान पॉलिसी के हवाले से कोई अपनी रिवाइज प्लानिंग या रिवाइज पॉलिसी शेड्यूल की ही नहीं गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो लॉस है वो अमेरिका की मैसेज को फेस करना पड़ा है। और अमेरिका की अवाम हो, यूके की अवाम हो, या किसी भी महज़ब माशरे की जो कौम है या अवाम है, उनका हत्तुल मुकान यही कोशिश है कि आज का मौजूदा माशरा ना ये वॉर एंड टेरर को बेर कर सकता है, सही, यानी कि आम ना का ही ये माशरा जंग। और अवाम भी यही चाहते हैं और यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। थोड़ी सी बात करेंगे, एयर बेस की बात हो रही है तो पाकिस्तानी एयर बेसिस की भी बात करेंगे। अड्डों पे बात होती रही है, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कहा गया कि उन्होंने हमसे अड्डे मांगे हैं, हम किसी सूरत देंगे ही नहीं। फिर उसके बाद कौमी सलामती के मुशीर जो है मोइद यूसुफ साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि अमरीका ने तो हमसे अड्डे मांगे ही नहीं हैं। और अब जो है शीरी मज़ारी साहिबा कहती हैं कि अगर हमने अड्डे ना दिए तो हमें बैनुल अक़वामी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ये इतने बयानात में जो तफावत है और इतना मिक्सिंग है, ये क्यों है बैरिस्टर साहब? देखिए जी, हमारे ये पीटीआई के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं समझता हूं कि इनकी सियासी नाअहलियत, ना तजुर्बाकारियां और इनकी कलाबाजियां की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो रूनुमा होती हैं। और जहां तक इस हवाले से स्टेटमेंट के मुस्तनद और ऑथेंटिक होने की बात है, तो आई मस्ट रिलाई ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जो पार्लियामेंट के अंदर उनका खिताब था, डैट सिक्योर्स द पिवटल इंपॉर्टेंस, और उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली एक एक चीज़ की वजाहत कर दी। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूदा तमाम सियासी पार्टियों ने और स्पेशली तमाम स्टेक होल्डर्स ने, जो कि रियासत की सिक्योरिटी एजेंसीज भी थी, रियासत में दूसरे स्टेक होल्डर्स से सब ऑन बोर्ड हुए, और उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस मौक़िफ़ को सराहा भी और उसकी हमायत भी की। तो मैं ये सही। समझता हूँ कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि पाकिस्तान जितनी एक तवील जिद्दोजहद का पाकिस्तान ने सामना किया, और अफगान वार टेरर में पाकिस्तान को जो लॉसेस हुए, इसके बाद बहुत पहले ही पाकिस्तान को जो है अपने पाँव पे खड़े होकर ऐसी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत थी, ताकि ये ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान को मोरहे के तौर पे यूज़ करना चाहती हैं और पाकिस्तान की सरजमी इस्तेमाल करके हमारी मुस्लिम उम्मा के दूसरे ममालिक को ज़ेर तसल्लुत लानी चाहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस हवाले से बड़ी क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम
तमाम के तमाम स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं। सही, चाहे मैं यानी हूँ, कि आप हो। पाकिस्तान की पॉलिसी तो वाज़ेह है, लेकिन सियासतदानों के बयानात को भी एक जैसा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि अवाम के ऊपर जो इसके असरात और तासुरात हैं वो बराबर रहें। बात करेंगे वापस आके एक ब्रेक से, तो हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही थी ब्रेक से पहले। अब बात करेंगे जिनसी तशद्दुद के हवाले से और घरेलू तशद्दुद के हवाले से, क्योंकि दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इनके पीछे नफ्सियात क्या हैं। डॉक्टर फरहत ज़री साहिबा हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिनसी तशद्दुद और घरेलू तशद्दुद के पीछे जो कारफरमा नफ्सियाती और समाजी अवामिल हैं वो क्या हैं, क्योंकि अभी आपने जैसे कि ये उस्मान मिर्जा वाला वाकया देखा होगा और इस तरह के और भी लातादात वाकयात मौजूद हैं जहां पर जो है विक्टिम्स को निशाना बनाया जाता है और उनकी मदद नहीं की जाती, बल्कि हमने ये देखा कि जो इस तरह के मुजरिम हैं उनकी मदद की जाती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तो अच्छी खबर ये है कि मदद नहीं की जाएगी इंशाल्लाह इस दफा, और बड़ी अच्छी होपफुल हमें रहना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन ज़ैनब का वाकया भी हमारे सामने है। तो एक्चुअली इसकी रीजंस जो हैं वो बेतहाशा है। आप अगर एक एक पर डिस्कस करना शुरू करें तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा जी। ना सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस है हमारे सोसाइटी में और डोमेस्टिक वायलेंस है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वायलेंस है जिसकी कभी भी जिक्र नहीं किया जाता इतना कॉमनली, दैट इज मेंटल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, जिसमें आप अगर मारते पीटते नहीं है, हाथ नहीं उठाते, तो क्या होता है कि आप जो पार्टनर है आपका, आप उसको शदीद डिप्रेशन में और स्ट्रेस में रखते हैं, जिसका बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। सिर्फ मारना पीटना या जिस्म पे निशान पड़ना यही हर जगह डिस्कस होता है, हम क्यों मेंटल जो प्रेशर है जो दिया जाता है पार्टनर की तरफ से उसको डिस्कस नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली ट्रेनिंग, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, स्पेशली माँ किस तरह अपने बच्चे को ट्रेन करती है। सही। हमारे यहाँ आप देखिए सोसाइटी में लड़का और लड़की दोनों एक ही माँ ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन लड़की को ट्रेनिंग डिफरेंट दी जाती है और लड़के को शुरू दिन से ये समझाया जाता है कि तुम मर्द हो और मर्द जो है वो ताकतवर होता है। मर्द की ताकत हमेशा हम निकलते हुए देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस कि वो समझते हैं कि जब मैं औरत की हुक्मरानी करूंगा तो मैं बहुत एक ताकतवर इंसान कहलाऊंगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो हमारे मदर स्पेशली और पेरेंट्स की तरफ से आता है। सेकंड फैक्टर अगर आप देखें तो जाहिर है जो बच्चा जिस फैमिली में ब्रॉट अप कर रहा है, पढ़ रहा है, अगर वो वहां पे फैमिली डिस्कॉर्ड देखता है या पेरेंट्स के दरमियान झगड़े देखता है तो ऑब्वियसली उससे उसी चीज को पिक करना है जो वो बचपन से देखता हुआ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर एक है कि हम हमेशा बच्चियों को ट्रेन करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा आपने सुना होगा एक जुमला अक्सर माएँ कहती हैं, तुमने अगले घर जाना है तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग। जबकि मर्दों को हम ये नहीं कहते कि बच्चे आपने बहनों की, बीवियों की और खवातीन की इज्जत करनी। बहुत कम खवातीन, बहुत कम जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को भी अच्छा ब्रॉडअप देती हैं। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मुझे डिस्टर्बेंस आ रही है काफी ज्यादा। नहीं, अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, फिर इसमें जैसे कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप फैमिली में देख रहे हैं वायलेंस तो बच्चा उसी को लेके आगे चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, हमारे यहाँ ये जो आप सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल वायलेंस की एक सूरत हाल देख रहे हैं जो कि मुफ्ती अजीजुर रहमान से स्टार्ट हुई, ज़ैनब से स्टार्ट हुई और पता नहीं कितने हजार बच्चियां इस तकलीफ में मुब्तला है। बहुत सारे जो हमारे पास केसेस हैं वो रिकॉर्ड होते ही नहीं है, बट लोग अपने अपने इन चीजों को छुपा जाते हैं। अच्छा, उसमें क्या रीजन है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमने सेक्स को एक बहुत कोई खास चीज बना दी है, जबकि सेक्स एक इट्स जस्ट अ नॉर्मल फिनोमिना। आप अपने बच्चों को पॉजिटिव तरीके से सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं। सही। जरूरी नहीं है कि आप उनको नेगेटिव ही सेक्स के बारे में बताएं। कुरान पाक में जब हर चीज का जिक्र खुल के किया गया है तो हम उसी कुरान को मानने वाले क्यों अपने बच्चों को पॉजिटिवली ट्रेन नहीं कर रहे इस सिलसिले में?
صحیح، یعنی schools میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہماری سماجی طور پہ بھی اور جو ہماری معاشرتی طور پہ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، اس ٹریننگ میں بھی بہت زیادہ لیک ہے اور بہت زیادہ فقدان ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیے اسکولز میں دیکھیے, انسٹیٹیوشنز میں دیکھیے, ہمارے ٹین ایج بچے جو ہیں اسپیشلی دے نیڈ کہ وہ ان کو بتایا جائے کہ جی یہ آپ ایک پازیٹیو طریقے سے اس فینومینا کو بھی لے کر چل سکتے ہیں لائف میں. صحیح ڈاکٹر صاحبہ, ممکنہ حل کی طرف تو میں آؤں گا, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت بیرسٹر وقاص ابریز صاحب بھی موجود ہیں. تو وقاص صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کے بہت سے معاملات آپ کے سامنے ہیں, جیسے عثمان مرزا کا کیس بھی آج کل ہائی لائٹ ہے, اور بہت سے بل بھی آ چکے ہیں, قوانین بہت زیادہ موجود ہیں, لیکن ان پر عمل داری نہیں ہوتی اور بس قوانین بنا دیے جاتے ہیں اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب ایسا ہوگا, اب ایسا ہوگا, اب ایسا ہوگا, لیکن عمل کبھی بھی نہیں ہمیں دکھائی دیا ان پر. ایسا سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ نکلے تھے تیرے شہر میں انصاف کی خاطر, بستی کے کسی گھر سے ترازو نہ نکلا. سب سے پہلے ان تمام اندوخناک, اندیشناک اور کردناک سانحات اور حادثات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور آئینی طور پر, قانونی طور پر ان کی جتنی بھی مرمت کی جائے وہ بھی کم ہے. جی, آپ نے بالکل درست انڈیکیشن کی, آپ نے بالکل کریکٹلی نشاندہی کی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے لاز جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ان کی امپلیمنٹیشن میں ہے, ان کی انفورسمنٹ میں ہے, ان کی عملداری میں ہے. ہم نے 2020 کے اندر زینب بل بنایا, 2021 کے اندر اینٹی ریپ آرڈیننس بنایا, لیکن اس سے پہلے بھی لاز تو موجود تھے. 160 سال پہلے جو تزیرات پاکستان بنایا گیا, اور وہی پاکستان میں موجودہ کرمنل قوانین کی صورت میں راج الوقت ہے, اس میں بھی 376 کو اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو ریپ کی سزائے موت موجود ہے, اور 377 میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کی سزا امپریزمنٹ فار لائف موجود ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم لیجسلیشن, نئے قوانین, نئے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کی طرف جاتے ہیں, لیکن دس از ویری ویری انفارچونیٹ کہ اس کی عملداری, اس کی انفورسمنٹ کی طرف ہم بالکل جو ہے نگاہیں نہیں کرتے, بالکل فوکس اور کنسنٹریشن نہیں کرتے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جتنے بھی قوانین ہیں وہ موم کی ناک ثابت ہوتے ہیں. جیسے کہ عمومی طور پہ, جیسے کہ بیرسٹر صاحب عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم وکٹم کو ہی نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا تو یہ ایسا ہوا, تو ویسا ہوا, تو یہ کیوں ہوا, اور مجرم جو ہیں ان کے اوپر پریشر ڈیولپ نہیں ہوتا. دیکھیں ایسا, دس از اے ویری ڈیٹریمنٹل اینڈ ڈریڈفل سچویشن کہ وہ شخص جو کہ پہلے ہی مضروب ہے, وکٹم ہے, سوسائٹی کو جس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس کی فیملی کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور سب سے ضروری بات ہماری ریاست میننگ دیر بائی ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو اسپیشلی پراسیکیوشن میں, انویسٹیگیشن کے اندر اور انٹیروگیشن کے پروسیس میں اس کو اسسٹ کرے, اس کو ہیڈ کرے, اس کو ہیلپ کرے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ اس کے ساتھ پاکستان کی نہ اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے, نہ مشینری کھڑی ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی کچھ وقت گزرنے کے بعد جب میڈیا اس کیس کو لائم لائٹ سے ہٹاتا ہے یا ہائپ دینا چھوڑ دیتا ہے, تو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی صورتحال سامنے آتی ہے, اور وہ انویسٹیگیشن کے اندر وہ فالٹس, وہ ڈیفیکٹس اور وہ اس طرح کے ڈیمیرٹس نظر آتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب کورٹ آف لا میں پولیس کی طرف سے چلان پیش کیا جاتا ہے تو ٹرائل میں یہی ملزمان ایکویٹل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ قانون کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ضروری بات اسی وجہ سے عثمان مرزا جیسے لوگوں کی کل کی جو ویڈیو تھی میرے سامنے آئی, اس میں اس نے کہا کہ میں جیل میں جا رہا ہوں اور کچھ عرصے کے لیے میرا موبائل فون بند ہوگا, کل یا پرسوں میری ضمانت منسوخ ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے 25-30 دن کے بعد میں سلاخوں سے باہر آ جاؤں گا. یعنی کہ ایک مجرم جو ہے وہ بھی دھمکا رہا ہے. بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہ نفسیاتی عمل ہے, جس طرح کہ وہ بھی اب بہت شیر ہو کر سامنے بات کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جنسی تشدد اور گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے نفسیاتی اور سماجی طور پر ممکنہ کیا حل ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ ہم برے کو برا کہنا شروع کر دیں. جب تک ہم برائی کو برائی نہیں کنسیڈر کریں گے, ہم اس کا حل نہیں کر سکتے. صرف سزائے موت دینا یا پھر اس کو عمر قید کی سزا دینا, اگر ایسا ہوتا تو زینب کے بعد یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ زینب کے بعد یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. اس کا مطلب ہے سزائے موت یا اس طرح کی جو بھی اموات ہے, یہ اس کا کوئی الٹیمیٹ حل نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹرین دیئر مائنڈ. ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک بچے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے ریسپیکٹ کرو گے لائف میں خواتین کی, باقی لوگوں کی. صرف فیملی کی ریسپیکٹ ضروری نہیں ہے. دیکھیے مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہو رہا نا.
इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम माइंडसेट बेस को हम अगर मजबूत कर लें तो हम आगे चीजों को बेहतर कर सकते हैं। एक इंसान को सजाएं दी, दूसरे के क्यों ये मसला नहीं रुक रहा, इस चीज की रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही, उसकी रीजन है कि हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है। हमने मर्द को मर्द पेश करना है, हमने औरत को एक मजलूम के तौर पर सामने लेके आना है, तो ऐसा नहीं है। चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग ये पहले समझते थे कि जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग जो है इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व होते, जबकि आप देखिए कि पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस, हैरेसमेंट है, ये तमाम चीजें आ रही हैं। तो हमारे पढ़ा लिखा तबका भी इन सारे मसाइल से मतलब इन सब मसाइल में एडअप कर रहा है चीजों को। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग में यानी माइंडसेट हम चेंज नहीं कर रहे, हम सजाओं पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, हम माइंड को ही चेंज नहीं करेंगे, तो ये चीज कब रुकेगी, मुझे ये बताइए। नहीं डॉक्टर साहब, हम कवानीन की अमलदारी पर भी तो उस तरीके से अमल नहीं करवा पा रहे। हम माइंडसेट को चेंज कैसे करेंगे, कवानीन पर भी नहीं अमल करवा पा रहे। ऐसा देखिए, कवानीन पर अमल करवाना जो है वो हुकूमत का और ये कोर्स जो साहब बैठे हुए हैं इनका काम है। मकसद ये है कि हम क्या कर रहे हैं, मैं और आप, हमारी क्या जिम्मेदारी है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं लोगों के माइंडसेट चेंज करूं। जब माइंडसेट चेंज होंगे चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी मच कॉमन इन आवर सोसाइटी, इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते। 8 मार्च का वो औरत मार्च हो या जो भी, हम इन तमाम चीजों से नेगेटिव चीजें तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को हम साइड पे कर रहे हैं। भाई इस मार्च का मतलब ये है कि हम खवातीन को थोड़े मजबूत बनाएं, उन्हें हम बताएं कि आपके क्या राइट्स हैं, जबकि इसको नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। हालांकि इस तमाम सूरत हाल में जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है वो लिबास का कोई किरदार नहीं है, कि क्योंकि बच्चों के साथ भी ज्यादतियां हो रही हैं, तो बच्चों के लिबास की वजह से तो उनके साथ ज्यादती नहीं होती ना। ऐसा बहुत ही शर्मिंदगी के साथ, मैं एक माँ भी हूँ, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 6 महीने का बच्चा हमारे मुआशरे में महफूज नहीं है। क्या वो बेलिबास था? ठीक है, तो ये चीजें हैं। तरबियत के साथ तालीम और तरबियत 2 चीजें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। हमारे यहाँ PhD कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, जबकि तरबियत को कहीं साइड पे रखा जाता है। तो मेरी इल्तिजा ये है सब लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं अपने तौर पर भी इसी चीज पर काम कर रही हूँ। मैं एक उस्ताद भी हूँ और मैं अपनी क्लास में लेक्चर देने के बाद लास्ट 10 मिनट मॉरल लेक्चर देती हूँ कि हमें वैल्यूज को किस तरह लेकर चलना है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि हमें माइंडसेट को चेंज करना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। हमें हर चीज पे डिस्कस करना है पॉजिटिव तरीके से। एडोलेसेंट्स को हमारी जरूरत है, सही मुस्बत अंदाज से हमें चीज़ों को डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद रहे, डॉक्टर फरहत ज़री साहबा हमारे साथ मौजूद रही। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नतीजा यही है कि हमें माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में अगर मुस्बत रवैयों की परवरिश की जाए और उन्हें परवान चढ़ाया जाए तो समाज जो है, जो माशरा है, वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। क्योंकि कल को आपके ख़ानदान में भी कोई इस तरह का विक्टिम बन सकता है, तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।